गांवों की रातें जितनी शांत दिखाई देती हैं, उतनी होती नहीं। कुछ राज ऐसे होते हैं जो दिन की रोशनी से नहीं, बल्कि अंधेरे की चादर में छिपकर जीते हैं। आज की कहानी भी एक ऐसे ही गांव की है, जहां हर रात 12 बजे एक लालटेन जलती थी। लेकिन उसे लेकर सबसे अजीब बात यह नहीं थी कि वो रोशनी कहां से आती थी, बल्कि ये थी कि गांव का कोई भी इंसान उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव भैरवपुर की आबादी मुश्किल से 2000 होगी। चारों तरफ खेत, बीच में कच्ची गलियां, एक पुराना बरगद और गांव से लगभग 1 किलोमीटर दूर बहने वाली छोटी सी नदी। दिन में ये गांव बिल्कुल साधारण लगता था। सुबह मुर्गे की आवाज से दिन शुरू होता और शाम होते होते हर घर से चूल्हे का धुआं उठने लगता। लेकिन जैसे ही रात के 11 बजते पूरा गांव बदल जाता। लोग जल्दी जल्दी अपने दरवाजे बंद कर लेते। कोई भी बिना जरूरत घर से बाहर नहीं निकलता, और अगर कोई गलती से नदी वाले रास्ते का नाम भी ले ले तो बड़े बुजुर्ग बस इतना कहते, उधर रात में मत जाना। क्यों? इसका जवाब किसी के पास नहीं था, या शायद कोई देना ही नहीं चाहता था। इसी गांव में 7 साल बाद वापस लौटा था अर्जुन। उम्र लगभग 26 साल। शहर में पढ़ाई पूरी करने के बाद उसकी सरकारी शिक्षक के रूप में नियुक्ति फिर से इसी गांव के स्कूल में हो गई थी। मां की खुशी का ठिकाना नहीं था। अब कहीं मत जाना बेटा, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। अर्जुन भी शहर की भागदौड़ से थक चुका था। उसे लगा था कि अब जिंदगी आराम से गुजरेगी। उसे क्या पता था कि आने वाली कुछ रातें उसकी पूरी जिंदगी बदल देंगी। गांव लौटे 4 दिन हो चुके थे। उस रात अचानक बिजली चली गई। सर्दियों का मौसम था। हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। अर्जुन लालटेन लेकर छत पर चला गया। ऊपर आसमान तारों से भरा था। दूर दूर तक सिर्फ खेत ही खेत दिखाई दे रहे थे। सब कुछ बिल्कुल शांत था। तभी उसकी नजर नदी की दिशा में पड़ी। अंधेरे के बीच एक हल्की सी पीली रोशनी दिखाई दी। पहले उसे लगा कि शायद किसी किसान की टॉर्च होगी, लेकिन अगले ही पल उसे एहसास हुआ वो टॉर्च नहीं थी। वो रोशनी बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, फिर रुक गई। कुछ सेकंड बाद फिर आगे बढ़ी, मानो कोई हाथ में लालटेन लेकर चल रहा हो। अर्जुन ध्यान से देखने लगा। करीब 5 मिनट तक वो रोशनी कभी दिखाई देती, कभी गायब हो जाती, और फिर एकदम से अंधेरे में खो गई, मानो वहां कभी कुछ था ही नहीं। अगली सुबह अर्जुन चाय की दुकान पर बैठा था। गांव के बुजुर्ग वही रोज इकट्ठा होते थे। चाय पीते पीते उसने सहजता से पूछा, रामदीन काका, कल रात नदी की तरफ कोई गया था क्या? रामदीन काका का हाथ वही रुक गया। उन्होंने धीरे से पूछा, क्यों? मैंने रात को वहां एक लालटेन देखी थी। दुकान पर अचानक सन्नाटा छा गया। ताश खेल रहे लोग भी अर्जुन की तरफ देखने लगे। कुछ पल बाद रामदीन काका बोले, बेटा, जो देखा है उसे देखा हुआ ही रहने दो। मतलब उसके बारे में जितना कम जानो उतना अच्छा है। इतना कहकर उन्होंने बात बदल दी। लेकिन अर्जुन समझ गया, यहां कुछ न कुछ ऐसा जरूर है जिसके बारे में पूरा गांव जानता है, लेकिन कोई बोलना नहीं चाहता। उस दिन स्कूल में उसकी मुलाकात बच्चों से हुई। बातों बातों में एक बच्चे ने धीरे से पूछा, मास्टर जी, क्या आपने भी रात वाली लालटेन देखी? अर्जुन चौंक गया, तुम्हें कैसे पता? बच्चा घबरा गया। दादा कहते हैं, जिसने एक बार लालटेन देख ली वो उसे दोबारा देखने का इंतजार करता है। दूसरा बच्चा बोला, मेरे पापा कहते हैं वो लोग तस्कर हैं। तीसरा तुरंत बोला, नहीं, कहते हैं इंसान की आंखें कभी कभी धोखा खा सकती है, लेकिन कैमरा कैमरा कभी झूठ नहीं बोलता। फिर ऐसा कैसे हुआ कि आरव ने अपनी आंखों से जिस औरत को देखा
वो उसके कैमरे में कैडी नहीं हुई? क्या वह सिर्फ उसका वहम था, या फिर वो ऐसी चीज थी जिसे कैमरा देख ही नहीं सकता था? रात भर आरव को नींद नहीं आई। बार बार उसके कानों में वही फुसफुसाहट गूंज रही थी, तुम बहुत देर से आए हो। सुबह की पहली किरण खिड़की से कमरे में आई तो उसने राहत की सांस ली। दिन की रोशनी में सब कुछ सामान्य लग रहा था। उसने सबसे पहले अपना कैमरा उठाया। अगर वीडियो में वो औरत कैद हो गई होगी तो ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी खोज साबित हो सकती थी। उसने रिकॉर्डिंग चलाई। वीडियो बिल्कुल साफ था। पेड़, रात, हवा, सब कुछ दिखाई दे रहा था। स्क्रीन पर समय चल रहा था 12:06 और 48 सेकंड। आरव की धड़कन तेज हो गई। कुछ सेकंड बाद वीडियो में पत्तियां हिलने लगी। ठंडी हवा की आवाज भी रिकॉर्ड हुई थी। फिर समय हुआ 12:07। आरव स्क्रीन के और करीब आ गया, लेकिन पेड़ की सबसे ऊंची डाल पूरी तरह खाली थी। वहां कोई नहीं था। न सफेद साड़ी, न लंबे बाल, न मुस्कुराता चेहरा। वीडियो में बस एक खाली शाखा हवा में झूल रही थी। आरव अवाक रह गया। उसने रिकॉर्डिंग 3 बार देखी, फिर स्लो मोशन में चलाई, फिर फ्रेम दर फ्रेम, लेकिन हर बार परिणाम वही था। वो औरत सिर्फ उसे दिखाई दी थी। उसने कैमरा बंद किया, लेकिन तभी उसे एक अजीब बात दिखाई दी। वीडियो के आखिरी 5 सेकंड में जब उसने पीछे मुड़कर देखा था, ऑडियो में हल्की सी फुसफुसाहट रिकॉर्ड हुई थी। आवाज बहुत धीमी थी। आरव ने हेडफोन लगाए और आवाज को बढ़ाया। पहले सिर्फ हवा सुनाई दी, फिर बहुत धीमे एक स्त्री स्वर उभरा, मत ढूंढो। आरव का हाथ कांप गया। उसने तुरंत ऑडियो दोबारा चलाया। इस बार आवाज और साफ थी, मत ढूंढो। लेकिन अजीब बात यह थी, जब उसने पीछे मुड़कर देखा था, उसे जो आवाज सुनाई दी थी वो थी, तुम बहुत देर से आए हो। और रिकॉर्डिंग में कुछ और ही था। ये कैसे हो सकता है? वो खुद से बुदबुदाया। नाश्ते के बाद आरव सीधे गांव के पुराने मंदिर पहुंचा। वहां करीब 80 साल के पुजारी शंभुनाथ बैठे थे। उन्होंने आरव को देखते ही कहा, तुम गए थे ना? आरव चौंक गया। आपको कैसे पता? पुजारी मुस्कुराए नहीं। उन्होंने बस इतना कहा, तुम्हारी आंखें बता रही हैं। आरव ने सारी बात बता दी, कैमरे की रिकॉर्डिंग भी दिखाई। पुजारी ने बिना कुछ कहे पूरा वीडियो देखा, फिर बहुत देर तक चुप बैठे रहे। आखिरकार उन्होंने मंदिर के अंदर रखी एक पुरानी लकड़ी की संदूक खोली। उसमें कपड़े में लिपटी एक मोटी डायरी रखी थी। उन्होंने डायरी आरव की तरफ बढ़ाई। ये मंदिर का लेखा जोखा नहीं है, ये देवखेड़ा का इतिहास है। डायरी के पन्ने पीले पड़ चुके थे। कुछ पन्नों पर तारीखें लिखी थी, 1984, 1992, 2001, 2013। हर तारीख के सामने एक नाम और उसके नीचे एक ही वाक्य, पीपल वाली औरत को देखने का दावा किया। और हर नाम के आगे लाल स्याही से लिखा था, लापता। आरव के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने गिनती की। कुल 5 नाम थे। 5 लोग बिना किसी निशान के गायब हो गए थे। क्या उनकी लाश मिली थी? आरव ने पूछा। पुजारी ने सिर हिलाया। नहीं, पुलिस आई थी। कुछ मिला? कुछ नहीं। और किसी ने उसे देखा? पुजारी कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, हाँ। कौन? मैंने। आरव ने हैरानी से उनकी तरफ देखा। करीब 45 साल पहले मैं भी तुम्हारी तरह जवान था। मुझे भी लगा ये सब अंधविश्वास है। मैं भी उस पेड़ के पास गया था। फिर मैंने भी उसे देखा। क्या हुआ? पुजारी की आंखें नम हो गई। वो मुझे देख रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं था, दुख था।
क्या उसने आपसे बात की? नहीं। फिर उसने बस अपने हाथ से जंगल की तरफ इशारा किया। आप गए? पुजारी ने सिर झुका लिया। नहीं। क्यों? मैं डर गया था। आरव कुछ सोच ही रहा था कि मंदिर के बाहर अचानक जोर जोर से कुत्ते भौंकने लगे। दोनों बाहर आए। गांव के 4-5 कुत्ते मंदिर से जंगल की तरफ देखकर लगातार भौंक रहे थे, लेकिन उनमें से एक भी उस दिशा में जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। वे बस एक सीमा तक आते और फिर पीछे हट जाते, मानो वहां कोई अदृश्य दीवार हो। उसी समय रवि दौड़ता हुआ मंदिर पहुंचा। उसकी सांस फूल रही थी। पंडित जी, जल्दी चलिए। क्या हुआ? पीपल वाले रास्ते पर। क्या? फिर से पैरों के निशान मिले हैं। तीनों तुरंत वहां पहुंचे। रास्ते की गीली मिट्टी पर नंगे पैरों के निशान साफ दिखाई दे रहे थे, एक औरत के पैरों जैसे। लेकिन सबसे अजीब बात, वे निशान सिर्फ एक दिशा में थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई जंगल से निकलकर गांव की तरफ आया हो। वापस जाने के एक भी निशान नहीं थे। आरव उन निशानों का पीछा करने लगा। करीब 100 मीटर बाद वे निशान अचानक खत्म हो गए। बिल्कुल बीच रास्ते में आगे सूखी मिट्टी थी, लेकिन वहां एक भी पदचिन्ह नहीं, मानो वो औरत हवा में गायब हो गई हो। तभी आरव की नजर पास पड़े एक पुराने पत्थर पर गई। उस पर किसी ने ताजा सिंदूर लगाया हुआ था और उसके सामने एक छोटी सी मिट्टी की कटोरी रखी थी। कटोरी में ताजा दूध भरा था। दूध अभी तक गर्म था, यानी कुछ ही देर पहले कोई यहां आया था। आरव ने रवि से पूछा, ये दूध कौन रखता है? रवि ने घबराकर चारों तरफ देखा, फिर बहुत धीरे से बोला, गांव में कोई नहीं मानता, लेकिन हर अमावस्या की सुबह ये दूध अपने आप यहां आ जाता है। कोई तो रखता होगा। हमने कई बार देखने की कोशिश की। रवि की आवाज और धीमी हो गई, लेकिन आज तक किसी ने उसे रखते हुए नहीं देखा। आरव ने कटोरी उठाने के लिए हाथ बढ़ाया। तभी पुजारी ने जोर से उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं, आरव चौंक गया। क्यों? पुजारी पहली बार डरे हुए लगे। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, जो भी उस कटोरी को घर ले गया वो कभी वापस नहीं आया। आरव ने धीरे से कटोरी वापस रख दी, लेकिन उसी पल उसे लगा जैसे कोई उसकी पीठ के पीछे खड़ा हो, बहुत करीब, इतना करीब कि उसकी सांसों की ठंडक उसकी गर्दन तक पहुंच रही थी। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़ना शुरू किया। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। पीछे कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर उसके ठीक पीछे गीली मिट्टी में एक नया पदचिन्ह बन चुका था, नंगे पैर का, जबकि वहां अभी कुछ क्षण पहले कुछ भी नहीं था। आरव ने कांपते हुए ऊपर देखा। पीपल के पेड़ की सबसे ऊंची शाखा दिन के उजाले में भी हल्के हल्के हिल रही थी, जबकि पूरे जंगल में हवा का एक झोंका भी नहीं चल रहा था। और तभी उसके कैमरे से बिना किसी के छुए रिकॉर्डिंग अपने आप शुरू हो गई। स्क्रीन पर सिर्फ एक पंक्ति दिखाई दी, वो तुम्हें देख रही है। आरव ने घबराकर कैमरा बंद करना चाहा, लेकिन कैमरा बंद ही नहीं हुआ। कुछ जगह ऐसी होती है जहां इंसान तो पहुंच जाता है, लेकिन समय कभी आगे नहीं बढ़ता। वहां घड़ियां चलती है, लेकिन समय ठहरा रहता है। और अगर कोई ऐसी जगह पर रात गुजार ले, तो वो पहले जैसा इंसान बनकर कभी वापस नहीं लौटता। पीपल के पेड़ के नीचे खड़े आरव के हाथ कांप रहे थे। उसके कैमरे की स्क्रीन पर अब भी वही शब्द चमक रहे थे, वो तुम्हें देख रही है। उसने कैमरे का स्विच बंद करने की कोशिश की, 1 बार, 2 बार, 3 बार, लेकिन कैमरा बंद नहीं हुआ। उल्टा स्क्रीन पर रिकॉर्डिंग का लाल निशान और तेज चमकने लगा। तभी कैमरा अपने आप दाईं ओर घूम गया, मानो कोई उसे पकड़कर घुमा रहा हो। स्क्रीन पर सिर्फ घना जंगल दिखाई दे रहा था। और फिर
कैमरा धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। आरव ने महसूस किया उसके पैर अपने आप उसी दिशा में चलने लगे। मैं ये क्या कर रहा हूं? उसने खुद को रोकने की कोशिश की, लेकिन जितना वो रुकने की कोशिश करता उतना ही तेज उसके कदम आगे बढ़ने लगते। रवि पीछे से चिल्लाया, आरव भैया, उधर मत जाइए। लेकिन उसकी आवाज मानो बहुत दूर से आ रही थी। कुछ ही मिनटों में आरव घने जंगल के उस हिस्से में पहुंच गया जहां शायद वर्षों से कोई इंसान नहीं आया था। अचानक पेड़ों के बीच एक पुरानी हवेली दिखाई दी। वो इतनी बेलों से ढकी हुई थी कि दूर से देखने पर किसी खंडहर जैसी लगती थी। टूटी हुई खिड़कियां, झुका हुआ बरामदा और लोहे का जंग लगा फाटक। फाटक अपने आप धीरे धीरे खुल गया। ची! उस आवाज ने पूरे जंगल की खामोशी को चीर दिया। आरव कुछ पल वही खड़ा रहा। उसे वापस लौट जाना चाहिए था, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी, मानो हवेली उसे बुला रही हो। वो धीरे धीरे अंदर चला गया। हवेली के भीतर धूल जमी हुई थी। मकड़ी के जाले हर कोने में फैले थे। लेकिन एक बात अजीब थी, फर्श पर धूल थी, मगर उस धूल पर किसी के पैरों के निशान नहीं थे। ऐसा लग रहा था जैसे वर्षों से कोई अंदर आया ही न हो। तभी ऊपर की मंजिल से टन 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 घड़ी की आवाज सुनाई दी। आरव चौंक गया। ये कैसे हो सकता है? इतनी पुरानी हवेली और घड़ी अब भी चल रही है। वो सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंचा। गलियारे के आखिर में दीवार पर एक बड़ी पेंडुलम घड़ी टंगी थी। उसकी सुइयां भागकर 7 मिनट पर रुकी हुई थी, लेकिन पेंडुलम अब भी झूल रहा था। टक टक टक। आरव ने घड़ी को गौर से देखा। अगर सुइयां रुकी हुई है तो पेंडुलम कैसे चल रहा है? अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है। इस बार वो तुरंत पलटा, लेकिन वहां फिर कोई नहीं था, सिर्फ एक पुराना आईना। आरव की नजर आईने पर पड़ी। उसमें उसे अपना प्रतिबिंब दिखाई दिया, लेकिन एक सेकंड बाद उसका दिल जोर से धड़क उठा। आईने में उसके पीछे सफेद साड़ी पहने वही औरत खड़ी थी। लंबे बाल, झुका हुआ सिर और बिल्कुल शांत चेहरा। आरव ने घबराकर पीछे देखा। पीछे कुछ भी नहीं था। फिर उसने आईने की तरफ देखा। अब आईना खाली था। उसने गहरी सांस ली। नहीं, मैं डरने नहीं आया हूं। हवेली के आखिरी कमरे का दरवाजा आधा खुला हुआ था। अंदर एक लकड़ी की मेज रखी थी। उस पर धूल से ढकी एक छोटी सी डायरी पड़ी थी। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, अनन्या, तारीख 17 अगस्त 1984। आरव ने पहला पन्ना खोला। आज फिर वो औरत पीपल के पेड़ पर दिखाई दी। लेकिन गांव वाले झूठ बोलते हैं, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। वो तो किसी का इंतजार कर रही है। आरव ने तेजी से अगला पन्ना पलटा। कल रात मैंने उसका पीछा किया। वो जंगल से होकर इसी हवेली में आई। उसने पहली बार मुझे देखा। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, बस बहुत गहरा दुख था। आरव की सांसें तेज हो गई। तो 40 साल पहले भी किसी ने उसे देखा था। उसने अगला पन्ना खोला। इस बार लिखावट कांप रही थी। अगर कोई ये डायरी पढ़ रहा है तो समझ लेना, मैं शायद अब जिंदा नहीं हूं। उसका नाम नैना है। नैना। आरव ने धीरे से नाम दोहराया। यह पहली बार था जब उस रहस्यमयी औरत का कोई नाम सामने आया था। उसी समय कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम। पूरा कमरा कांप उठा। आरव दौड़कर दरवाजे तक पहुंचा। उसने पूरी ताकत से धक्का लगाया, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। अचानक कमरे का तापमान तेजी से गिरने लगा।
उसकी सांसों से धुआं निकलने लगा, जबकि बाहर अगस्त की उमस भरी रात थी। कमरे के कोने में रखी पुरानी कुर्सी अपने आप हिलने लगी, धीरे धीरे, फिर रुक गई। तभी उसी कुर्सी पर धीरे धीरे कोई आकृति बनने लगी। पहले धुंध, फिर सफेद कपड़ा, फिर लंबे बाल, और कुछ ही सेकंड में वो औरत आरव के सामने बैठी थी। इस बार उसका चेहरा बालों से नहीं ढका था। वो लगभग 30 साल की लग रही थी, बेहद शांत, लेकिन उसकी आंखों में ऐसा दर्द था जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। आरव ने हिम्मत करके पूछा, तुम नैना हो? उस औरत ने धीरे से सिर उठाकर उसकी तरफ देखा। उसके होंठ हिले, लेकिन आवाज नहीं निकली। उसने कांपते हुए अपना दायां हाथ उठाया और कमरे की दीवार की तरफ इशारा किया। आरव ने टॉर्च की रोशनी दीवार पर डाली। वहां धूल के बीच उंगलियों से लिखा हुआ एक वाक्य दिखाई दिया। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने अभी अभी लिखा हो। उस पर लिखा था, मैं मरी नहीं थी। आरव के शरीर में सिहरन दौड़ गई। अगर वो मरी नहीं थी तो फिर उसके साथ हुआ क्या था? तभी पूरी हवेली जोर से कांपने लगी। ऊपर से मिट्टी गिरने लगी। खिड़कियां अपने आप खुलने और बंद होने लगी। और उसी क्षण नैना की आंखें पहली बार बदल गई। उनमें दर्द की जगह डर दिखाई दे रहा था। वो लगातार दरवाजे की तरफ देख रही थी, मानो उसे किसी और के आने का डर हो। अचानक बाहर गलियारे में किसी भारी चीज के घसीटे जाने की आवाज गूंजी। घर रर, घर रर। आवाज धीरे धीरे कमरे के दरवाजे के ठीक बाहर आकर रुक गई। फिर 3 बार धीरे धीरे दस्तक हुई। ठक ठक ठक। नैना का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। उसने पहली बार आवाज निकाली, बहुत धीमी, टूटी हुई, लेकिन साफ। दरवाजा मत खोलना। दस्तक फिर हुई, इस बार पहले से ज्यादा जोर से। ठक ठक ठक। और फिर दरवाजे के दूसरी तरफ से एक आदमी की आवाज आई, नैना, मैं तुम्हें लेने वापस आ गया हूं। आरव का दिल जैसे रुक गया। अगर नैना की आत्मा उसके सामने थी तो बाहर कौन खड़ा था? भाग 3 समाप्त। अगले भाग में 7वीं रात आरव पहली बार उस आदमी का सामना करेगा जो पिछले 40 वर्षों से नैना का पीछा कर रहा है। हवेली का बंद तहखाना खुलेगा जहां एक ऐसा रहस्य छिपा है जो साबित कर सकता है कि नैना कभी मरी ही नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे अमावस्या की 7वीं रात नजदीक आएगी, आरव को समझ आने लगेगा कि असली खतरा नैना नहीं, बल्कि कोई और है।